प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। यकीनन ये जो विद्वान है जिसके ऊपर अब हम बात करेंगे और जिसकी थियरी पर हम बात करेंगे, जिसके सिद्धांत पर अब हम बात करेंगे, ये विद्वान कॉम्ट से किसी भी तरह से कम नहीं है। जहाँ तक समाजशास्त्र का प्रश्न है, समाजशास्त्र में कॉम्ट को जो समाजशास्त्र का जनक या पितामह कहा जाता है, कई विद्वान कॉम्ट के पश्चात इस अंग्रेज विद्वान को भी, जिसका कि नाम हर्बर्ट स्पेंसर है, इसको भी एक प्रकार से समाजशास्त्र के पिता के रूप में ही मानते हैं, पर नहीं इसको समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कहा जाता है। और समाजशास्त्र पर इसका एक बहुत गहरा प्रभाव भी कॉम्ट का रहा है। विशेषकर इंग्लैंड में समाजशास्त्र के जो उनका प्रादुर्भाव जब हुआ था, उसको बढ़ाने में, उसका प्रसार करने में हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो बहुत प्रमुख विद्वानों में से एक विद्वान का उनमें नाम आता है। और यहाँ की हॉब्स के बाद इंग्लैंड में तो जो सीधी तौर पर अगर मैं ये बात कहूँ तो यहाँ पर कॉम्ट के बाद हॉब्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो सबसे ज़्यादा नाम स्पेंसर का ही आता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेंसर की इस थियरी पर, सिद्धांत पर, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, वो है सामाजिक उद्विकासवाद या सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास या सोशल जो एवोल्यूशन है, इसको कई बार सोशल डार्विनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। सोशल डार्विनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो उद्विकास का जो सिद्धांत स्पेंसर ने लिया है वो डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत से उन्होंने लेते हुए समाज पर इसको लागू करने का प्रयास किया था। तो चूँकि डार्विन का सिद्धांत उद्विकास का था, इसलिए उसको कई बार सोशल, तो डार्विन के सिद्धांत का सामाजिकरण जब हो गया, उसका सामाजिक जो स्वरूप बदल गया, तो इसलिए उसको सोशल डार्विनिज्म कहा जाता है। सोशल एवोल्यूशन की जगह पर कई बार इस तरह से भी शब्द काम में ले लिया जाता है। अब चूँकि हमें डार्विनिज्म की सिद्धांत की बात यहाँ पर आ गई है, तो पहले हम डार्विन का जो सिद्धांत है उस पर भी बात कर ले थोड़ी बहुत। डार्विन ने अपना एक उद्विकासीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और ये सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक 1859 में उनकी पुस्तक आई थी, जो बहुत फेमस पुस्तक मानी जाती है, कृति मानी जाती है, जो, और इसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें आपने जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक उद्विकासीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और डार्विन कहते हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, डार्विन का मत है कि प्रारंभ में जीव बहुत सरल कोटि का होता है। उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्टता से न तो पहचाना जा सकता है और न ही पृथक किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जीव जिसकी शुरुआत होती है, उन्होंने, डार्विन ने विश्व में जीवों की उत्पत्ति पर अपना सिद्धांत दिया था, और उनका ये मानना था कि कोई भी जो जीव है वो प्रारंभ में बहुत ही सरल अपने स्वरूप में होता है। सरलता का सबसे सुलभ जो स्वरूप होता है उसमें वो जीव की उत्पत्ति होती है, सरल कोटि का होता है। उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले होते हैं कि उनमें स्पष्टता से न तो पहचाना जा सकता है और न ही उनको पृथक किया जा सकता है, और विभिन्न अंगों में अनिश्चित संबद्धता होती है। किंतु धीरे धीरे जीव में परिवर्तन होते लगता है, उसके विभिन्न अंग स्पष्ट एवं अलग होने लगते हैं तथा उनके स्वरूप में स्पष्टता आने लगती है। हमने 10वीं की किताबों में और उससे पहले की किताबों में भी सिद्धांत को पढ़ा है, शायद आप लोगों को याद हो, जहाँ हम चने के बीज की बात करते हैं या मानव भ्रूण की बात करते हैं। चने का ही उदाहरण ले लें तो चना अपने प्रारंभिक स्वरूप में बहुत ही सरल होता है। एक चना हमारे सामने हमें दिखाई देता है, चना, उसमें क्या है, वो सिंपल एक चना है, गोल सा बना हुआ, बहुत सरल स्वरूप का होता है, और उसके सारे अंग जो है वो घुले मिले होते हैं। उनमें स्पष्टता से न तो उनको पहचाना जा सकता है, न पृथक किया जा सकता है, और विभिन्न अंगों में अनिश्चित संबद्धता होती है, यानी कि सारे आपस में जुड़े हुए हैं। आप सोचते हैं, जो नहीं पहले इसको पढ़े हैं, कि साहब चने के कौन से अंग हो गए, कौन सी बातें हो गई। अब इसी चने को आप ज़मीन में बो दीजिए, उपयुक्त समय, उपयुक्त
वातावरण और खाद्य पानी मिलने पर यही चना प्रस्फुटित होकर एक नए स्वरूप में तब्दील हो जाता है और चने का एक पौधा हमारे सामने स्पष्ट आता है। यानी कि उसी चने में से वो आया कहाँ से, पौधा उसी चने में से आया है। अब धीरे धीरे वो पौधा जो है बड़ा झाड़ बन जाता है। उसकी जड़ें, उसका तना, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां, उसके फल, उसके फूल, ये सब पृथक पृथक हमें दिखाई देते हैं और अंत में जाकर फिर से वही उसी चने में हम वो चने, बहुत से चने हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हैं एक मानव भ्रूण का। मानव भ्रूण प्रारंभ में केवल खून, रक्त और मांस का एक लोथड़ा होता है जो कि बिल्कुल अस्पष्ट होता है। उसमें न तो किसी अंग को पहचाना जा सकता है, न उसमें किसी और चीज़ को समझा जा सकता है। तो उसके सारे अंग जो विभिन्न घुले मिले होते हैं उनमें स्पष्टता से न तो पहचान, न पृथक किया जा सकता है। विभिन्न अंगों में अनिश्चित संबद्धता है, लेकिन वो आपस में सभी एक तरह से जुड़े हुए होते हैं। किंतु धीरे धीरे जीव में परिवर्तन होने लगता है, उसके विभिन्न अंग स्पष्ट होने लगते हैं तथा उसके स्वरूप में भी स्पष्टता आने लगती है। इस रूप में अगर आप देखें तो ये सारी बातें जो है उद्विकास के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में डार्विन ने कही थी। अब इस शब्द की अगर हम बात करें, सोशल इवोल्यूशन की जहाँ पर हम बात करें, इवोल्यूशन शब्द को पहले देखें हम। इवोल्यूशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा है। एज यूजुअल अंग्रेजी की सारे भाषाओं की उत्पत्ति मूल रूप से लैटिन भाषा से ही हुई है। लैटिन भाषा के इवॉल्वर शब्द से हुई है। यहाँ पर ई का अर्थ होता है बाहर की ओर आना, बाहर की ओर प्रकट होना, तथा वॉल्वर का अर्थ होता है प्रकट होना, बाहर की ओर प्रकट होना। ई वॉल्वर, बाहर की ओर प्रकट होना या विकसित होना, टू अनफोल्ड या विकसित होना, टू डेवलप। इस अर्थ में किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहते हैं। बाहर की ओर यानी कि जो अंदर है, उसके भीतर ही है। चने का उदाहरण ले लीजिए, मानव भ्रूण का उदाहरण ले लीजिए, उसके अंदर है, सरल रूप में है। वही स्वरूप आगे बढ़कर फिर विभिन्न अंगों में तब्दील होता है और बाहर की ओर आता है। इवॉल्वर, बाहर की ओर प्रकट होना। तो किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का यह अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। यानी कि पहले प्रारंभ में वो सीधी सादी सरल रूप में होता है, चने के बीज रूप के रूप में, भ्रूण के रूप में। तत्पश्चात जटिलता आ जाती है, उसमें क्रमिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन जो है क्रमिक है, क्रमवार है और इसके कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। अब उसके विभिन्न अंग हो गए, विभिन्न उसके प्रत्यंग हो गए, उन सब के अपने में कार्य हो गए। पौधे के रूप में भी देख लीजिए, सबका अपना अपना कार्य है। शरीर के रूप में भी सबका अपना अपना कार्य है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इवॉल्वर जो शब्द है लैटिन भाषा का, उसी से अंग्रेजी भाषा का इवोल्यूशन बना है। उसी के आधार पर ई का अर्थ है बाहर की ओर और वॉल्वर का अर्थ है प्रकट होना या विकसित होना। इस अर्थ में किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से ये उद्विकास का अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। और यहाँ पर उद्विकास का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला के माध्यम से उद्विकास को समझाने का प्रयास किया गया है। उद्विकास इज इक्वल टू निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। इसको उल्टा भी अपन ले सकते हैं, निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता इज इक्वल टू उद्विकास। यानी कि एक निरंतर परिवर्तन जो हो रहा है, एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन, जिससे कि वस्तु या व्यक्ति के अंतर्गत या व्यवस्था के अंतर्गत गुणात्मक अंतर आता है। उस अंतर को हम बाहर स्पष्ट तौर पर दिखाई देख सकते हैं। ढांचे और कार्य में भिन्नता आती है और वो सरलता से जटिलता की ओर चला जाता है, तो उसे उद्विकास कहते हैं, उस वस्तु का, उस व्यवस्था का। स्पेंसर ने इसी डार्विन के सिद्धांत के, जो उद्विकास का सिद्धांत है, उसको समाज पर लागू करने का प्रयास किया था। लेकिन यहाँ पर
समाज पर उन्होंने क्या लागू किया और कैसे उसको समझाया, उससे पहले हम उद्विकास की कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर लें, ताकि हमें सामाजिक उद्विकास को या सोशल एवोल्यूशन को या सोशल डार्विनिज्म जो स्पेंसर का सिद्धांत है उसको समझने में आसानी होगी। कोई भी यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूँ, मैंने कई बार एक बात कही है, ये बात बार बार आती भी है हमारे हमारे रिसर्च का पेपर नहीं, हमारा थर्ड ईयर का रिसर्च का ही याद आता है। हमारा थर्ड ईयर का जो हमारा चिंतक का पेपर है, हमारे थिंकर्स का जो पेपर है, सिद्धांतों का जो पेपर है, हर सिद्धांत जो है वो किसी न किसी विचारक के कंधे के ऊपर खड़ा होता है। आज हम जैसे अपने माता पिता की उनकी परवरिश से, उनकी वजह से हम अपने स्थान पर पहुँचे हैं, तो हम अपने पिता के कंधे पर खड़े हैं। उसी प्रकार से हर विचारधारा, हर सिद्धांत किसी न किसी विचारक के विचारधारा के ऊपर खड़ा होता है और उसी के आधार पर उसको हमें समझने का प्रयास भी करना पड़ता है। तो उद्विकास की हम विशेषताओं पर पहले चर्चा कर रहे हैं। उद्विकास की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। अब यहाँ पर सरलता का मतलब है प्रारंभिक स्वरूप में वो बहुत स्पष्ट हमें सामने दिखाई देता है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। चने का बीज है, चना है, सामने पड़ा है, भ्रूण है, सिंपल लोथड़ा है, रक्त और मांस का पड़ा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सरल स्वरूप है, उसको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, तो सरलता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन में क्या होता है आप देखिए कि वो अंकुरित हो गया, अंकुरित होते ही उसमें थोड़ी सी जटिलता आ गई। अब उसकी जड़ें भी आ गई, उसका छोटा सा तना भी आ गया, उसके अंदर छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया झाड़ के रूप में, बड़ी बड़ी जड़ें हो गई, बड़े तने हो गए, बड़ी पत्तियाँ हो गई, बड़ी टहनियाँ हो गई, शाखाएँ हो गई, दुनिया भर की तामझाम हो गई। उसी प्रकार से भ्रूण भी जैसे ही बड़ा होता है, अलग अलग स्वरूप निकल रहा है, कहीं हाथ पांव कुछ निकल जाते हैं। अब उसी भ्रूण में एक मादा है या नर है, धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे, और फिर वो नसें और वो अंदर आंतड़ियाँ, और पता नहीं उसमें कितनी जटिलताएँ हैं, कितना समझना है। कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में की जो सारी नसें हैं हमारे दिमाग में, केवल हमारे सर में, इन नसों को, इतनी सूक्ष्म नसें हैं इस दिमाग की कि इनको अगर एक सीधी रेखा में कर दिया जाए तो पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी नापी जा सकती है। इतनी दूरियां हैं इसमें, इतनी लंबाई है इसमें। अब किसी ने नापी नहीं है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है अध्ययन के आधार पर। तो कितनी जटिलता आ गई बॉडी में, तो कहाँ एक सरलता स्वरूप था और वो जटिलता की ओर आ गया। तो उद्विकास की सबसे पहली विशेषता क्या है, वो सरलता से जटिलता की ओर होगा। दूसरा, उद्विकास निरंतर एक धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यानी कि उद्विकास एक प्रोसेस है, घटना नहीं है कि हुई और खत्म हो गई, बल्कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती जाती है जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाती है। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है। चना, चने से फिर अंकुरित हुआ पौधा, पौधे से तना, पेड़, पेड़ से फिर चना, चने से फिर ये प्रक्रिया चलती जाती है। इसी प्रकार से मानव भ्रूण इंसान के रूप में पैदा होता है, फिर इससे वो आगे से आगे, आगे से आगे प्रोसेस चलता जाता है। तो ये तो चलते जाना है, और इसी उद्विकास की प्रक्रिया से जीवों के अंतर्गत परिवर्तन भी आते गए। जो चीज़ें धीरे धीरे इंसान में, उसमें कुछ गुण विकास होते रहे और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन भी होते गए। तो इन गुणों को, इन परिवर्तनों को हमें समझना होगा। तो परिवर्तन की एक निरंतर प्रक्रिया है उद्विकास। तीसरा, उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। विभेदीकरण का मतलब है उसमें अंतर आता है, विभेद हो गया है। विभेदीकरण और स्थिरीकरण में यही फर्क है, समासशास्त्री शब्द है दोनों ही, इसलिए ध्यान रखिएगा। विभेदीकरण का मतलब होता है एक अंग को दूसरे अंग से, या एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, या एक व्यवस्था को दूसरी वस्तु से, या एक व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था से किसी आधारों पर अलग कर दिया जाए, उनमें विभेद कर दिया जाए, उनमें अंतर कर दिया जाए, वो विभेदीकरण है। जबकि स्तरीकरण में उच्चता और निम्नता के भाव आ जाते हैं, कौन उच्च और कौन निम्न है। यहाँ उच्चता और निम्नता नहीं, यहाँ विभेदीकरण है, भिन्नता है, अंतर है। तो विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। विकास क्या है,
विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसको निरंतरता के आधार पर हमें समझना होगा। इस रूप में अगर हम देखें तो उद्विकास जो है वो सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। उद्विकास निरंतर एक धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। विभेदीकरण का मतलब ये है जहाँ पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अंतर किया जा सके। आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को आप समझ लीजिए अच्छे से। हमें कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ में डाल सकता हूँ, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। अब तो क्लासेस वाली तो बात है नहीं कि हम रोज़ करो तो नहीं कर नहीं सकते। मैं पूरा रिकॉर्ड आपको वीडियो भेज दूँगा, आप उस वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी को आप केवल समझें कि सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत जो है या सोशल इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है, सोशल डार्विनिज्म का जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। वो मूल रूप से क्या बात कहता है, इवोल्यूशन शब्द क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। छोटे प्रश्न में ये बहुत अच्छे से आता है। उद्विकास को समझने का एक सबसे बेहतर फॉर्मूला भी यहाँ पर नीचे दिया गया है और इसी प्रकार से कहाँ से प्रारंभ होता है और डार्विन का क्या सिद्धांत है, उन सबको हम समझ कर इस सामाजिक उद्विकास को अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।